आज हम एक नए टॉपिक ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन करना एक कला है। अधिकांश हिंदी भाषी छात्रों को हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना एक कठिन कार्य प्रतीत होता है। अगर उन्हें स्वयं पर या अपने परिवार के बारे में 10 वाक्य लिखने को बोल दिया जाए तो वो परेशानी में पड़ जाते हैं, मतलब लिख नहीं पाते हैं। विशेषकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं तो उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब वो इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ट्रांसलेशन का कोर्स मेरे चैनल पर शुरू किया है, जिसमें कुछ तरीके स्ट्रक्चर समझाए गए हैं, जिसकी सहायता से आप अंग्रेजी में सही वाक्य बना सकेंगे। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज जो है हमारी पहली क्लास है ट्रांसलेशन की, तो अच्छे से समझेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, मतलब कौन से रूल्स या कौन से जो है ग्रामेटिकल टॉपिक जो है हमें पढ़ने चाहिए, ताकि हम ग्रामर से जो है अच्छे से इंग्लिश बना सकें, हिंदी टू इंग्लिश बना सकें। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जिससे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकें। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। कार्य करने वाला मीन्स जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना क्या है? कार्य है। वर्ब कह सकते हैं, वर्ब है। और इस वर्ब को करने वाला, इस कार्य को करने वाला कौन है? मैं। तो मैं हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। ठीक है। फिर भी आपको मालूम नहीं पड़ता है तो हिंदी सेंटेंस होता है। मैं हिंदी सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो है इंग्लिश में होते हैं, तो सेम ही होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी का सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, वर्ब समझ में आ जाएगी, ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, तो वही इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो है पता करने के लिए हिंदी सेंटेंस में, अगर हिंदी सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है ना, सकारात्मक वाक्य हो या नकारात्मक वाक्य हो, तो उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले ही रहता है। सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है। मीन्स जहाँ कहीं पे भी हिंदी सेंटेंस में खड़ी पाई आती है, क्या आती है? खड़ी पाई। मतलब हिंदी में खड़ी पाई आएगी, इंग्लिश में उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले ही होगा। जैसे यहाँ पे मैं अंग्रेजी पढ़ा तो इसका सब्जेक्ट है मैं। ओके। इसी प्रकार हम सब्जेक्ट के बारे में और पता करने के लिए हु से, हु मीन्स कौन या किसने, इससे आप प्रश्न बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे? प्रश्न बनाएंगे। तो इससे प्रश्न बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। इसका जो प्रश्न का जो आंसर होगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक दे रखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? इसका जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। क्या बनेगा इसका? अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से, इस सेंटेंस के हिसाब से इसका आंसर आएगा अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो मैं हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है? हिंदी डेफिनेशन की बात करें तो जिस शब्द में कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब मीन्स एक प्रकार का एक्शन है, कार्य है। क्या है? एक प्रकार का कार्य है। तो हिंदी सेंटेंस में जो है ये कुछ अंत होता है हिंदी सेंटेंस का, तो उसमें है, हु, हो, था, थे, थी, ऐसे वर्ड लगते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सहायक क्रियाएं होती है हिंदी की। और इनके पहले जो होता है, इनके पहले जो होगा वही मेन वर्ब होगा, उसको मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेन वर्ब। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ही दे रखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हूँ के पहले पढ़ाना क्या है? एक वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसी को हम वर्ब कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे।
तो वर्ब के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें कार्य हो रहा है वही वर्ब है, एक्शन है, कार्य है, वो वर्ब है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट व्हाट से बनने वाले प्रश्न का उत्तर। व्हाट मीन्स क्या से बनने वाले प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा हुम। हुम मीन्स किसे या किसको से बनने वाले प्रश्न का उत्तर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, एग्जाम्पल से ही पता चलेगा। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे क्या को सबसे पहले रख के प्रश्न नहीं बनाना है, क्या सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, तो आंसर आएगा इस सेंटेंस के हिसाब से क्या आ जाएगा? क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से बनने वाले प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा है हुम। हुम मीन्स किसे या किसको। इससे बनने वाले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेज़ी किसे या किसको पढ़ाता हूँ, तो आंसर आएगा इस सेंटेंस के हिसाब से तुम्हें पढ़ाता हूँ। तुम्हें क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों ही ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो व्हाट से और हुम से प्रश्न बनेंगे ही नहीं। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हाट हुम से प्रश्न बनेंगे ही नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो दोनों से प्रश्न नहीं बनेंगे। व्हाट और हुम से प्रश्न बनना संभव नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होंगे तो व्हाट और हुम से प्रश्न आप बना सकते हैं सेंटेंस। तो आपको प्रश्न बनाना भी आना चाहिए, जिससे ही आपको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता चलेगा। तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने के लिए। हिंदी से अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन करनी है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बारे में पता करना ज़रूरी है। इसके बाद में कुछ और है, इसके अलावा कुछ नाउन जो होते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर सेंटेंस में सबसे पहले नाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा आपका। नाउन सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे। और वही नाउन अगर सेंटेंस के बिटवीन है, मध्य में है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा वहाँ पे। ओके, तो अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से जो है पॉजेसिव केस में होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन। ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है प्रोनाउन टेबल, वो आपके पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसमें जो सब्जेक्टिव केस में आते हैं आई और वी। क्या आता है? आई और वी। आई का मतलब होता है मैं और मैंने, वी का मतलब हम और हमने। तो ये दोनों जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन में आता है यू, तुम और तुमने। हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट है, या हम ये कह सकते हैं प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस। यू का मतलब तुम, तुमने, आप, आपने, एज ए सब्जेक्ट आ रहा है यू। यू मतलब सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा तुम, तुमने, आप, आपने। फिर थर्ड पर्सन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़कर सारे जो नाउन या प्रोनाउन होता है, वैसे नाउन तो सारे जो है वो आपके थर्ड पर्सन में ही आएंगे, और जो प्रोनाउन आई, वी, यू, इनको छोड़कर सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। और वो प्रोनाउन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है। पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन में ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा। ही का मतलब होता है वह, उसने। ये जो है वो मेल के लिए आएंगे, और शी और हर ये फीमेल के लिए आएंगे। तो याद रखना यहाँ पे ही का मतलब वह या उसने, ठीक है। और शी का मतलब भी होता है वह, उसने, लेकिन ये फीमेल के लिए। फिर इट का यूज जो होता है वो लाइफलेस थिंग के लिए होता है, लाइफलेस थिंग के लिए। इसके अलावा एनिमल और बर्ड के लिए होता है। जब आपको किसी का जेंडर पता ना हो, मेल फीमेल पता ना हो, तो आप इट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट का मतलब यह, वह, इसने,
मीन्स ये लाइफलेस थिंग के लिए, बर्ड्स के लिए और एनिमल की बात करें, बर्ड्स के लिए इट का यूज कर सकते हैं। एनिमल की बात करें तो एनिमल में अगर मेल फीमेल पता नहीं है तो आपको इट का यूज वहां पे हम कर सकते हैं, ये कह रहा था। फिर है दे का मतलब वे है या इन्होंने उन्होंने, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्टिव केस थे प्रोनाउन के। और अब हम बात कर रहे हैं इनके ऑब्जेक्ट की बात। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, मुझे मुझको, इसका अर्थ होता है मुझे मुझको। वी का होता है हमें, सॉरी वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और इसका मतलब होता है हमें हमको। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, मतलब होता है हमें हमको। यू का यू ही होता है, सेम है, स्पेलिंग सेम है। मीनिंग ऑब्जेक्ट के रूप में अगर यू आ रहा है तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। यू का मतलब तुम्हें, तुमको, आपको। फिर ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, उसे उसको। शी का होता है हर, उसे उसको। इट का होता है ऑब्जेक्ट इट, इसे इसको। और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, इन्हें उन्हें उनको। आई का जो पॉजेसिव केस होता है माई, मेरा मेरी मेरे। वी का होता है अवर, हमारा हमारी हमारे। यू का होता है योर, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, ठीक है। और ही का होता है हिज, पॉजेसिव केस मैं बता रहा हूँ आपको। ही का हीज होता है उसका उसकी उसके। शी का होता है हर, उसका उसकी उसके। इट का इट्स होता है इसका इसके इसके। और दे का देर होता है उनका उनकी उनके। तो ये इसके पॉजेसिव केस है। तो ये ध्यान में रखोगे तभी जाके ट्रांसलेशन हो पाएगी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको याद रखने पड़ेंगे तभी जाके अच्छे से, क्योंकि सब्जेक्ट तो आना ही है आपके, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आता ही है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इनके बारे में पता होना ही चाहिए। तो ये लगभग हर सेंटेंस में ये वर्ड, ये प्रोनाउन जो है वो आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।